This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रायिकता के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चंस बचे थे उसको हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर 13 वाले चैप्टर के लिए आगे बढ़ेंगे। बच्चे 23 तक हो गया था, 23 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि क्या है, एक पासे को 2 बार यस मैम, क्वेश्चन बाकी है। हाँ बच्चा, ठीक है। तो अगर 2 बार फेंका जाता है या फिर 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों को एक ही तरह से सॉल्व करना पड़ता है। तो बच्चे अगर हम 2 पासों को फेंक रहे हैं तो हमारे क्या क्या केसेस बन सकते हैं। हो सकता है पहले वाले पासे पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, तो हम ये केस लिख रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। मान लो पहले पासे पे 2 आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, गुड इवनिंग बच्चे, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ नहीं सकता आ है। सकता। क्यों नहीं आ सकता? पासा है ना बच्चा, 6 तक तो कुछ भी आ पे सकता आएगा। है। क्या बच्चा, समझ में पा रही हो आप क्या कह रहे हो बच्चा? सर ठीक है, मैम हमारी सर ने समझाया था कि एक बार 5 जो आ जाए इसमें कम जाओ, एक बार ही लाना है, क्वेश्चन इससे बता ही नहीं रहे दोबारा इसमें बच्चा। 5 आ ही नहीं सकता है। सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। हम क्वेश्चन नहीं बता रहे, हम बस आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप 2 पासे फेंकते हो तो क्या क्या आ सकता है, कुल कितनी संभावनाएं होंगी। क्वेश्चन के बारे में तो अभी हमने बात ही नहीं करी बच्चे। क्वेश्चन में है ये कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो ये हम बाद में लेंगे। ओके, क्वेश्चन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ हम अभी किसकी बात करेंगे कि जब हम पासा फेंकेंगे तो किस किस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी संभावनाएं हैं वो आपकी बन सकती हैं, क्योंकि आप पासा फेंकोगे तो यही आपकी क्या है, यही संभावनाएं हैं जो कि आपकी क्या हो सकती है, जो कि पासे पर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पर 5 आ सकता है, यहाँ पर 6 आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम 6 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ये भी इसी तरह आ सकता है। तो बच्चे टोटल कितने केस बनते हैं अगर हम एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासों को एक साथ फेंके? कुल जो संभावनाएं आएंगी आपकी, या कह लो कुल जो परिणाम आएंगे, वो कितना होगा, वो आपके 36 होंगे। ठीक है, और वो 36 कौन से है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया। अब बात करते हैं, और ये 36 आता कैसे, जरूरी नहीं है ये पूरा लिखो। क्या करना पड़ता है, एक पासे को फेंकोगे तो 6 परिणाम आते हैं, दूसरे पासे को फेंकोगे फिर 6 आएंगे, दोनों का गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, एक पासे को मतलब सॉरी 5 किसी भी बार में नहीं आना है। तो हमें ऐसे परिणाम देखने हैं जहां पर 5 एक भी बार नहीं आ रहा। तो देखो, इतना पूरा देखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा गिनना। क्या करो, कुल कितने हैं, 36 है। ठीक है, जहां जहां 5 आ रहा है उसको घटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा कि हमारा कौन सा ऐसा क्या है, ऐसा केसेस है, इतने केसेस हैं जिनमें 5 आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, एक भी बार नहीं आना है। तो ये पूरा पूरा 6 तो है ही जहां 5 आएगा और दूसरे पे आना चाहिए, ये 6 है। ये आपका कितना आ जाएगा, 7 8 9 10 11, मीन्स 11 ऐसे केस हैं जिनमें 5 आएगा ही आएगा, चाहे एक बार आ रहा हो चाहे 2 बार। तो हमें क्या चाहिए, हमको ऐसे केसेस चाहिए जहां पर 5 एक भी बार नहीं आए। 36 टोटल है, 11 ऐसे केस है जिसमें एक बार आएगा। तो एक भी बार कितने में नहीं आएगा, 25 में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि आपको जो चाहिए, मीन्स आपके यहाँ पर जो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जो केस चाहिए था कि 5 एक भी बार ना आए, ऐसे कितने परिणाम है, ऐसे 25 परिणाम। समझ आया बच्चा, ये वाली बात समझ आई? 25 कहाँ से आया, आई या नहीं आई, जल्दी से बता दो। हाँ या ना बच्चे, 25 कहाँ से आए, ये समझ आया? ओके,
अब देखो यहाँ पर प्रायिकता कैसे निकालेंगे, हमें 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता निकालनी है, तो 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कुल कितनी है 26, तो 25/26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता देते हैं। देखो हमने आपको क्या बताया कि कुल अगर हम दो पासों को एक साथ फेंके या एक एक करके फेंक के, कितने केसेस होते हैं बच्चा, कुल आपके केसेस होते हैं 36। कौन कौन से होते हैं वो भी हमने आपको बताया, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ऐसे ऐसे कुल मिला के 6,6 तक 36 केसेस होते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि आपके कुल परिणाम होंगे। अब हमें ऐसे परिणामों की संख्या चाहिए जिसमें 5 एक भी बार ना आ रहा हो। तो सोचो आपका 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 और 6 के साथ जो 5 आ रहा होगा वो 5 केसेस तो अलग है, और 5 के साथ जो 1 2 3 4 5 6 आएगा, मीन 6 और 11 केसेस हैं जिसमें 5 आएगा ही आएगा। तो 36 में से जब हमने 11 घटाया तो कितना बचा, 25 ऐसे केसेस बचे जिसमें कभी भी आपका 5 आएगा ही नहीं। कौन कौन से केसेस है वो, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, ये वाले जो केसेस है जिसमें 5 आ ही नहीं रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएंगे वो क्वेश्चंस, या वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाले आपका हो जाएगा जहां आपकी एक भी बार 5 नहीं आ रहा है। ओके, अभी समझ आया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला तुम लोग खुद करो, क्या आएगा। क्या कहा गया है कि 5 कम से कम एक बार आए। ठीक है, 5 को हमें क्या करना है, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो कौन से केसेस होंगे कि जहां पर 5 एक बार तो आ ही रहा होगा। वेरी गुड। हम 36/11। नहीं, उल्टा बोलो बच्चा। हम 11/36। यस बच्चे, यस। ओके बच्चा, तो सीधा सीधा है यहाँ पर कौन से वो केसेस हैं जो अभी हमने गिने थे, 11 केसेस, जिसमें 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ आ रहा था, और पूरा 5 वाली सेट। तो 11 केसेस थे जहां पर क्या आ रहा था, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार का मतलब समझते हो, एक बार आ रहा हो या एक से ज्यादा बार आ रहा हो, वो सारे केसेस किस में आ जाते हैं कि कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो 11 ऐसे केसेस थे जहां पर 5 एक ना एक बार तो आ ही रहा था, तो 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आपका 36 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई बच्चा। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना हम चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो, यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसमें से क्या करना है, कि इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि दो सिक्के एक साथ उछाले जाए। तो बच्चे दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है कि एक सिक्के पे हेड और टेल आ सकता है, या चित या पट आ सकता है, दूसरे पे भी चित और पट आ सकता है। कितने बनेंगे, इसमें दो पॉसिबिलिटी है बच्चे, दूसरे वाले में भी दो है, तो टोटल 4 केस बनेंगे। कौन कौन से होंगे, हो सकता है दोनों में हेड आए, दोनों में टेल आए, या फिर एक में हेड और दूसरे में टेल आए। ठीक है, तो ये वाले केसेस क्या हो सकते हैं, आपके 4 केसेस होंगे। अब क्या कहा जा रहा है कि 3 संभावित परिणाम, 3 है क्या ये बच्चे, 4 परिणाम होगा, ये सीधी सीधी बात है। यहाँ पर कितने परिणामों की संख्या है, 4, और यहाँ पर क्या कह रहा है, ये 3 परिणाम होंगे। तो यहाँ पर ही गलत हो गया, अभी 4 परिणाम है तो इसकी प्रायिकता 1/4 होगी हर एक की, और यहाँ पर वो 3 परिणाम बता रहा है और 1/3 बता रहा है, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 सिक्के हम देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 1/4 आना चाहिए। परिणाम, किसी भी परिणामों की जो प्रायिकता होगी वो 1/4 आनी चाहिए, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारे 4 अलग अलग परिणाम होने चाहिए थे। ओके चलिए, अब चलते हैं और
सेकेंड वाला देखते हैं। यदि हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसके दो संभावित परिणाम होते हैं, एक विषम संख्या आ सकती है या फिर देखो पासे की बात करें हम तो पासे में होती है 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। और हमें पता है कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको सम और विषम में बांट सकते हैं, क्योंकि या तो उसमें 2 का भाग जाएगा और या फिर नहीं जाएगा। दूसरा तो कोई केस मतलब तीसरा तो कोई केस हो ही नहीं सकता ना बच्चा, या तो विभाजित है या फिर विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये वाली संख्या ये 2 से विभाजित है, सम संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद जो आपकी 1 3 5 है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी विषम संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो अब यहाँ पर सही ही तो कह रहा है कि अगर हम सम या विषम की निकाले, विषम की कहा गया है तो विषम कितनी संख्या है 3 और टोटल कितनी है 6, 1/2 ही तो आएगा। सम की निकालेंगे तो भी 1/2 आएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सत्य कह रहा है कि विषम और सम संख्याएं जो होती हैं वही 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि सारी संख्याएं सम विषम में बांटी जा सकती है। और विषम की और सम की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। ओके, इतनी बात समझ आ गई बच्चा? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के योग। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे कि क्या मतलब है इसका। 2 चर, ठीक है, उसके बाद रैखिक, उसके बाद समीकरण और युग्म। ये अलग अलग चीजों का मतलब अगर हम समझ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं बच्चे जो अभी ज्वाइन करे हैं, हमारा 15 वाला चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है जो 3 है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी आपके एग्जाम्स में आएगा ही। ठीक है, चलिए अब नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। 2 चर का क्या मतलब है, जब हम इंग्लिश के अल्फाबेट देखते हैं ABCD से लेकर XYZ तक, ये जो होते हैं उनको हम चर के नाम से जानते हैं। 2 चर की बात करें तो ABCD XYZ तक जितने 26 के 26 अक्षर हैं, इनमें से 2 कोई भी हो सकते हैं। मान लो AB, ठीक है, XY, ठीक है, या फिर मान लिया KL या फिर MN। अगर 2 अलग अलग अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, एक अक्षर 2 बार नहीं, 2 अलग अलग अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, 2 चर वाला कहते हैं। ठीक है, अब रैखिक का क्या मतलब है, रैखिक का मतलब होता है कि चर की जो घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो अधिकतम 1 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब x की पावर 1, y की पावर 1, जो भी चर आ रहा होगा, जो 2 बार आ रहा है, दोनों चर जो आ रहे हैं उनमें हमारा क्या होना चाहिए, दोनों चर अलग अलग होने चाहिए और उनकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर वो पावर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये हमारा रैखिक नहीं कहलाएगा। ओके, अब समीकरण की बात करते हैं। समीकरण को समझना बहुत आसान है। सीधा सीधा समीकरण का मतलब होता है ऐसा जो समानता दिखाता, तो मतलब बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो समीकरण होगा, अदरवाइज वो समीकरण नहीं होगा। और ओके, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा हिंदी का शब्द होता है, इसका मतलब होता है कि 2 एक साथ आ रहे हो। तो कितना है, मान लो x + y बराबर 6, इसके साथ एक और आना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, 2x + 2y बराबर 12। अगर दोनों जोड़े में आ रहे हैं तो हमारा क्या होता है, तो हमारा इसको युग्म कहते हैं। तो बच्चे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों अलग अलग चर आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है, x और y आ रहा है, ठीक है, दोनों की घात 1 होनी चाहिए, है भी, और दोनों के में बराबर का चिन्ह आना चाहिए, है, और दोनों के ही आपका क्या होना चाहिए, 2 समीकरण होने चाहिए, तभी ही वो युग्म कहलाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसमें आपको पहचानना है कौन सा मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं है। 1 सेकेंड।
अभी कोई नहीं बोलेगा बच्चा, जब मैं सारे लिख लूंगी तब आंसर करूंगा। चलो, इसमें से आपको बताना है कौन रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं। एक और लास्ट लिख देती हूँ, आप जल्दी से बताएंगे। चलो, आपको समझ तो आ गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब है, कि दो चर होने चाहिए, रैखिक मतलब सबसे बड़ी पावर एक होनी चाहिए, और उसके बाद समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए, युग्म मतलब दो होने चाहिए। यहाँ पर जल्दी से देखेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा और कौन सा नहीं कहलाएगा। मतलब चलो कहलाएगा ये बता दो, जो नहीं बताओगे वो तो है। हाँ बच्चा बोलो। मैम पहले वाला। और इतनी हिंट और दे रही हूं मैं कि एक और है, ढूंढो, सारे चेक करो, एक और है पहले वाले के अलावा। तीसरे वाला। क्या बचा? मैम तीसरे वाला। नहीं, तीसरे वाले में तो बराबर का चिन्ह ही नहीं है, वो कैसे हो जाएगा, वो तो समीकरण ही नहीं है ना मैम बच्चा। सिर्फ पहला है। नहीं, एक और है, मैं हिंट दी तो हूँ, एक और है, ढूंढो। वाला है ना, ये वाला है कौन सा वाला बच्चा? मैम, ई वाला। नहीं, ई वाला नहीं है, उसमें तो एक ही चेयर है, एक्स एक्स लिखा है नीचे, दो चेयर तो होने ही चाहिए। मैम डी। तुम लोग ना सारे तुक्के लगा दो, एक तो होगा ही, बचा ही क्या है। पहला और दूसरा। नहीं, दूसरा नहीं है बचा, उसमें एक्स स्क्वायर लिखा है, वो रैखिक कहाँ है? मैम आप बता दो तो। कहीं नहीं, मैं बताती हूँ। तुम लोगों ने ट्राई कर लिया? यस मैम। ओके, चलो। पहला वाला तो सबको समझ आ रहा है कि है, कि दो चर आ रहे हैं, दोनों चरों का जो घात है वो एक है, बराबर का चिन्ह आ रहा है, और दोनों है, तो युग्म भी हो गया, रैखिक भी हो गया, दो चर भी हो गया, और समीकरण भी हो गया। अब यहाँ देखो, इसमें क्या बुराई है, इसमें ये बुराई है, ठीक है, ये रैखिक नहीं है। हमने क्या बताया आपको कि रैखिक होने के लिए जो हमारी घात होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो एक ही होनी चाहिए। यहाँ पर जो घात है वो कितनी है, दो है, तो ये तो नहीं होएगा बच्चे। बाकी अगर हमारा सब कुछ मिल भी रहा है तो उससे भी मतलब नहीं है। यहाँ देखो, ये तो समीकरण ही नहीं है ना बच्चा, समीकरण में बराबर का चिन्ह आता है, तो बराबर का चिन्ह तो है ही नहीं, तो समीकरण भी नहीं है। अब ये वाला देखो, इसमें क्या दिक्कत थी, ये ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो समीकरण है उसमें दोनों जगह एक ही चर आ रहा है, लेकिन अगर ये इस तरह से लिखी होती तो ये आंसर ठीक होता, ठीक है। अगर जो नीचे वाला इक्वेशन है वो इस तरह से लिखा होता कि दोनों चर आ रहे हैं तो आंसर ठीक होता। अब यहाँ देखो, इसमें क्या बुराई है, क्या कहा गया है, दो चर है, ठीक है, रैखिक है, दोनों में ही, मतलब सारे जो भी चर है उसमें एक एक ही आ रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड मैम आ रही है। बचा, एक बार रिज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर बाकी बच्चों को आ रही है तो मेरे यहाँ से नेटवर्क ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो, सबका पावर एक एक है, नेक्स्ट दोनों का जोड़ा भी है, तो ये इसमें क्या दिक्कत थी बच्चा, डी तो होना चाहिए था ना, एक्स वाई दोनों आ रहे थे, दोनों का पावर एक एक था, सब में ही एक्स दो था, मतलब सब में एक एक ही पावर था, दोनों समीकरण भी आ रहे हैं, बराबर का चिन्ह भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला और ये वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, ठीक है।
अब हम पहचानेंगे कैसे बच्चे? अगर हम इसके सामान्य रूप का बात करें तो वो क्या हो जाता है, ax प्लस बी वाई बराबर c, और अगर एग्जाम में आ जाता है तो बता रही हूँ, दूसरा 1 1 और लिख लो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म होता है, वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है, ये उसका मानक रूप है। मानक रूप क्या होता है, a1x प्लस v1 बाई इज इक्वल टू c1, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू नहीं लिखना है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 1 सेकेंड, जो आपकी बुक में लिखा होगा वो इस तरह से लिखा होगा, प्लस c1 बराबर 0 और प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये आपका क्या है, मानक रूप है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये आपकी 1 आ रहा है, पावर 1 आ रहा है और बराबर का चिन्ह आ रहा है, दोनों है, तो ये मानक रूप कहलाता है। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन की तरफ या फिर एक्सरसाइज की तरफ। बेसिकली क्या हमको करना है, ठीक है। तो क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन एक सेकंड वेट कर लो। वन सेकंड बच्चे, इसका 3.1 कहाँ गया? अच्छा सॉरी, एक्सरसाइज ये रहा। इसमें ही हम आपको बता देंगे क्या विधि होती है, क्या क्या तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से रैखिक युग्म के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उसको ग्राफ वाली विधि से हल करिए। ये वाला चैप्टर है ना बच्चा, मतलब ये वाली एक्सरसाइज है ना, कट तो नहीं हुआ है रैखिक वाला, बस इतना कंफर्म कर लीजिए। मैम है। ओके चलो, फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से रैखिक समीकरण बनाया जाता है और किस तरह से आप उसे ग्राफ वाली विधि से सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चा सबसे पहले बात करते हैं कि समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो दिया गया है कि आपकी किसी कक्षा में, नॉर्मल पहले एक से स्टार्ट करते हैं, किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं जिसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। चैप्टर क्या बचा? चैप्टर नहीं है, 3.2 है, 3.1 नहीं है। 1 नहीं है बचा? यस मैम, नहीं है। ग्राफ वाली विधि है या नहीं है, ये बता दो बस, आपके एग्जाम में आ रही है, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं? नो मैम। पक्का? पक्का पता है ना तुम लोगों को? यस मैम, नहीं है ये। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। 1 सेकेंड बच्चे, फिर सीधा ही चलते हैं और सेकेंड वाला स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर, यहाँ आपका जो नेक्स्ट आपकी सेकेंड वाली है वो क्या है, रैखिक युग्मों को आपको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। और आपको ये हम आपको बता देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, किस तरह से सॉल्व करते हैं। नाम क्या है बच्चा इसका, प्रतिस्थापन विधि। नाम से पता चलता है बच्चा हमें क्या करना है, किसी वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, किसी और की वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया रखा है, 14 दे रखा है, और x माइनस 1 दे रखा है, x माइनस 1 y दे रखा है 4। अब अगर हमें इस तरह से दो इक्वेशन दी गई है, युग्म दिया गया है समीकरणों का, और हमें इसे सॉल्व करके x और y का चर का मान निकालना है। लेकिन अगर एक चीज और याद रखना बच्चे, अगर लिखा हुआ है कि विलोपन विधि से करना तो सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से ही करेंगे, और अगर लिखा है प्रतिस्थापन विधि से करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे, किसी और विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम में वो गलत बात है। अगर नहीं लिखा है तो आपका जो मन करता है वो कर सकते हो। हाँ लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि वो नहीं है, मतलब वो नहीं आ रही एग्जाम में,
ये वाला कर लो, अगर कोई कंफ्यूजन है मैं आपका खुद मतलब एग्जाम बाकी लोगों से कंफर्म कर लूंगी, फिर आपको वो बता दूंगी। ठीक है, चलेगा? अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग भी पता कर लेना, मैं भी पता कर लूंगी कि 1 वाला आ रहा है एग्जाम में कि नहीं आ रहा। तो ये तो पक्का आ रही है, तो आज ये कर लेते हैं, अगर बाकी लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो। मैम हाँ बच्चा, मैम वो एक्सरसाइज करवा रहे थे, वो है इसमें जो पुराना मैथ है ना, इसमें 3.2 है, वो इसलिए कह रहे थे, वो है एक्सरसाइज। ओके, अभी फिलहाल अभी कर रहे हैं तो ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो करा दूंगी। ठीक है, ये भी है ही आपका प्रतिस्थापन विधि और वो सब, तो क्वेश्चंस तो हैं ये वाले भी, तो अभी कर रहे हैं तो कर लेते हैं हम, इसके बाद वो करा देंगे। चलेगा? यस मैम। चलिए, तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि दो आपको इक्वेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, यहाँ का मान बताओ। तो क्या कहा गया है? प्रतिस्थापन में मतलब होता है कि आपको जो इक्वेशन, जो समीकरण पसंद आ रहा है, उससे हम क्या कर लेंगे, उससे एक चर की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में रख देंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया गया है, x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई दिया गया, यहाँ से हम x की मान निकाल लेते हैं। बच्चा, अब हमने जब समीकरण का हल करना सीखा था, सेकंड चैप्टर कर रहे थे, तो क्या सीखा था, जब एक पद दूसरे साइड जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये किस में है? माइनस में है। दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड उल्टा लिख दिया मैंने, लेकिन ऐसे भी ठीक है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो बच्चे, यहाँ आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि हमेशा आप उस समीकरण को चूज करेंगे जिससे एक चर की वैल्यू निकालना दूसरे वाले टर्म के टर्म में आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकंड वाला देखा था, वो ज्यादा आसान था कि वाई माइनस वाई को दूसरे साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा और एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आसान वाली इक्वेशन चुनते हैं जिसमें माइनस मतलब जनरली प्लस आए, या फिर जो बटे में संख्या है वो ना हो, चर का कोई घातांक ना हो, उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं बच्चे, जिससे हमने वैल्यू निकाली है उसके अलावा जो समीकरण बच रहा है, ठीक है, जिससे हमने वैल्यू निकाली है और उसके अलावा जो आपका समीकरण बच रहा है उसमें हम x की जगह पर क्या रख देंगे, जो यहाँ पर हमने निकाला है। क्या निकाला है? हाँ मेरा फैन देखो। क्या बचे? क्या कह रहे हो? ठीक है, तो हमने देखा y और y कितना हो जाएगा, 1y, और 1y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चे, जो हमारी संख्या होती है उसको ले जाते हैं हम दूसरे तरफ, तो कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू वाई माइनस 4। ठीक है, अब 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 2y है ना बच्चा, इसका मतलब क्या है, 2 गुणा y लिखा हुआ है। अब यहाँ आपको चिन्ह का याद रख बच्चा, जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो। आपको चिन्ह का क्या याद रखना है कि जब हम किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष में भेजते हैं, बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ कोई पद भेजते हैं या कोई संख्या भेजते हैं, हमेशा उसका चिन्ह चेंज होता है। कैसे? अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, गुणा में है तो भाग में, और भाग में है तो वो गुणा में हो जाता है। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि किस में है, गुणा में, तो दूसरे साइड जाके किस में हो जाएगा, भाग में। ये कट जाएगा और आएगा क्या, y बराबर 5 आएगा। और जब y की वैल्यू आ जाए बच्चे, तो हमें क्या करना है, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी y के टर्म में या y के रूप में, उसमें हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 4 था ना, तो y की वैल्यू रख दोगे, 4 प्लस 5 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 9। इस विधि को हम प्रतिस्थापन कहते हैं। नाम से पता चलता है कि हमें क्या करना है, एक जगह पर दूसरी जगह दूसरे चर को स्थापित करना। तो एक समीकरण से एक चर की वैल्यू निकाल लेंगे और हमेशा ऐसे चूज करना है, अगर है तो, कि जिसमें आपका क्या ना आ रहा हो, गुणांक ना आ रहा हो। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, हमेशा वो वाली इक्वेशन चूज किया करो आपका क्या निकालने के लिए, चर की वैल्यू निकालने के लिए। फिर उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करके
सॉल्व करके उस वाले चर की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस जो भी उस वाले चर की वैल्यू आएगी उसको ऊपर वैल्यू में रख देंगे जो हमने पहले निकाला था, और दोनों एक्स और वाई का आंसर मिल जाएगा। इस वाले में किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? नो मैम। ओके, चलो फिर तुम लोग ट्राई करो ये वाला, फिर जो भी डिफिकल्ट वाला होगा वो तो मैं तुम्हें समझा ही दूंगी। फिलहाल तुम लोग ये वाला ट्राई करो, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। इसके बाद थोड़ा है जो कि रूट में है या फिर बटे में है, वो वाले मैं आपको समझाऊंगी। ये वाला ट्राई करो। बच्चा नहीं आ रहा है तो बता देना, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। अगर नहीं आए तो फिर मुझे आंसर बता देना, मतलब नहीं आए तो बता देना, और आए तो आंसर बता देना। इसमें थोड़ा सा अलग है, मैं समझाती हूँ इसमें क्या आंसर आएगा। हो सकता है तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, तो सुन लो। क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें इस वाले से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आसान सा दिख रहा है। और कैसे वैल्यू निकालेंगे कि 3x बराबर कितना है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस में है ना, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालना है तो इसको इस साइड भेज देते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3x माइनस 3। ये वाली बात समझ आई बच्चे? हाँ या ना? 3x माइनस 3 समझ आया? y की वैल्यू कैसे आई? ओके, यस मैम। ओके बच्चा, सबको इतना समझ आ गया? अब हमने क्या निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल ली। अब हम रखेंगे दूसरे वाले में, तो कितना है 9x और यहाँ पर 3, और 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। समझा दो। ओके, देखो क्या करा हमने, पहली वाली वैल्यू से, पहली वाली इक्वेशन से निकाली x की वैल्यू, ठीक है, सॉरी y की वैल्यू निकाली। कैसे करेंगे, हमें ये माइनस में है, हम इसको प्लस में करना है, क्योंकि हमें प्लस के y के आंसर में चाहिए ना, प्लस का y चाहिए। तो हम इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि अगर कोई भी आपका पद एक साइड माइनस में है तो दूसरे साइड जाके किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, y को इस साइड भेज दिया, तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया।
अब ये कितना आ गया, इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर नहीं समझ आ रहा 3y प्लस 3 + y इज इक्वल टू 3x। एक ही मतलब है ना, अगर हम y बराबर 3 बोले या 3 बराबर y बोले, इसका क्या मतलब है, y और 3 आपस में बराबर है, तो 3x चाहे 3 + y के बराबर हो या फिर 3 + y 3x के बराबर हो, एक ही बात है। अब बस कुछ नहीं करना, y को यही रहने देंगे और 3 को दूसरे साइड भेज देंगे, तो 3x - 3 आ गया ना बच्चा। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको दूसरे वाले इक्वेशन में रख दिया। क्या है, बाहर लिखा हुआ है 3। हमेशा याद रखना बच्चा कि जो हम वैल्यू रख रहे हैं वो y की जगह पर रख रहे हैं। ठीक है, तो 3 का गुणा y में है, तो जो भी पद आएंगे उसमें 3 का गुणा होगा भी। अगर 2 पद आ रहे हैं तो ऑफकोर्स दोनों में गुणा होगा, वो भी माइनस के साथ। तो माइनस ये किसका, प्लस का है, तो कितना हो जाएगा -9x। अब -3 का गुणा यहाँ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9, ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब ये 9 जाएगा उस तरफ, तो कितना हो जाएगा 9x -9x बराबर 9 - 9। अभी आप कह पा रहे हो कि दोनों तरफ 0 0 आ रहा है, कि 9 में x में से 9x जाएगा और 0 में से 0, मतलब 9 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ हमारी वैल्यू कहाँ निकली बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं कि हमारी इक्वेशन x और y के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। अगर हमारा क्या होता है, सॉल्व करके दोनों पक्ष क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि हमारा क्या जो x और y है कुछ भी वैल्यू रख दे, ये दोनों इक्वेशन हमेशा ही क्या है, x की सारी वैल्यू के लिए ही सही है। यहाँ पर x और y की वैल्यू कितनी आएंगी, सारे के सारे जो वास्तविक संख्या है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या है वो सारी ही क्या हो जाएंगी, आंसर हो जाएंगी। समझ आया बच्चा? यस मैम। किसी को कुछ भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, किसी को कुछ और पूछना है बच्चा? नो मैम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक्स और वाई की सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। सॉरी ये थर्ड था, मैंने गलती से कर लिया। ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्या कहा जा रहा है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है और s डिवाइड बाई 3 प्लस s मतलब t डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 है। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये तो अपने सही तरीके में है ना। मैंने क्या बताया था कि जो हमारा मानक रूप होता है वो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, पहला तो सही तरीके से हो गया, यही आपका लिखा हुआ है। लेकिन और यहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, जनरली हम जो लेते हैं वो आपके होल नंबर्स लेते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ पहला वाला। लेकिन आप दूसरे में देख रहे हो कि बटे में संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, क्या आ रही है, बटे में संख्याएं आ रही हैं। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, लासा लेते हैं। क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 3 का लासा लोगे तो कितना, क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं। 3 से करोगे तो सॉरी 2 से करोगे कितना आएगा, 1, 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 1, तो 6 आपका हो जाएगा लासा। अब 6 को विभाजित करते हैं किससे, 3 से, ये जो हर है उससे, और जितना आएगा उसका गुणा करते हैं ऊपर, तो 2s आ जाएगा। 5 नहीं है बच्चा, ये s है, ध्यान रखना। यहाँ पर हम सेम करेंगे, बीच में प्लस है, रहने दो। फिर 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, और 3 का गुणा करेंगे t में, तो 3t हो गया, बराबर में कितना है 6।
अब हमने क्या बताया था कि अगर कोई संख्या एक तरफ किस में है, बटे में है, भाग में है, तो दूसरे तरफ जाएगी तो वो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, Divide में। 2x प्लस 3t और यहाँ पर 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 2x प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये वाली बात समझ में 36। बच्चा? हाँ, इतनी Yes, बात समझ आ गई सारे बच्चे? बाकी बच्चा yes, मैम। किसी को कोई डाउट है, कैसे सॉल्व हुआ, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया, पूछ सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मतलब यहाँ पर देखेंगे, ये जो पहली वाली इक्वेशन थी ना, ये आसान सी है। तो जो आसान इक्वेशन हुआ करे, जहां पर गुणज कम हुआ करे, हमेशा उसी से वैल्यू निकाला करो, तुम्हें बाद में सॉल्व करना आसान पड़ेगा। तो इससे वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, s माइनस टी बराबर 3 आ गया। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये किस में है, माइनस में, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 माइनस टी कह लो या फिर t प्लस 3 कह लो, एक ही मतलब है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, s की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो 1 सेकेंड 2 और यहाँ पर कितना था, 3 प्लस टी, ये हमारा कितना हो गया, 3t और बराबर 36। अब हमने क्या समझाया था, 2 का गुणा s में था, तो 2 जो s की जगह जो भी आ रहा है उसमें 2 का गुणा है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 और प्लस 2 गुणा t, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बचा, 3t बराबर 36। तो ये कितना है, 6 और ये कितना हो गया, 5t और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। 5t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 माइनस 6। तो 36 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बचा, 30 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, 30 डिवाइड बाय 5, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला s की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 3 प्लस t निकाली थी, तो t की वैल्यू 6 रख देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। समझ आया बच्चे? इस तरह के क्वेश्चंस को हमें नहीं समझ आया, क्या कह रहे हो बच्चा? नहीं समझ आया तो पूछ लो, कहाँ नहीं समझ आया ये बता। बाकी बच्चे कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। ओके, चलो फिर अगर ऐसा है तो तुम लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बाकी मैं बताऊंगी। इसमें भी वही तरीका लगाना है आपको जो कि हमने अभी आपको बताया कि जब हमारे विभाजन में होता है, बटे में संख्याएं होती हैं, तो हम क्या करते हैं, लासा लेते हैं। तो ट्राई करो इसको, इसमें दोनों में ही लेना पड़ेगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, दोनों में लासा लेके सॉल्व, पहले इन दोनों इक्वेशन को लासा लेके सही ही कर लेना, तो जो फॉर्म हमारा मानक रूप में होता है वही कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ट्राई करेंगे बच्चे, फिर इसके बाद जो 2 और क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी मैं बता दूंगी, वो मैं ही आपको बताऊंगी, पर ये वाला तुम लोग खुद से ट्राई करो। आंसर आपको मैसेज में करना है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चा, मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ, आप आंसर कर। ओके ओके बच्चे, एक सेकंड, बाकी बच्चों को ये लिख लेने दो, फिर मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ।
लिख लिया ना बाकी बच्चों ने ये क्वेश्चन? अगर हाँ तो हम आपको ये कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये वाला दोबारा बता देते हैं। करना क्या था बच्चा, जिसको ये नहीं समझ आया सुन लो, बाकी बच्चे वो वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहली वाली इक्वेशन तो हमारी सीधी सी थी, दूसरे वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लासा लेके इसी रूप में बनाएंगे जो कि हमारा क्या हो, जो कि बटे में कुछ भी नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिया ये जो बटे में आ रहे थे उनका लिया लासा, तो कितना आया, 6 आया। यहाँ पर हमने करके भी दिखाया आपको, अभाज्य संख्याओं से लेके दिखाया, तो 6 आया। अब हमने क्या देखा कि ये जो 6 है वो बटे में इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, गुणा में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 2s प्लस, बच्चे म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी s की 3 प्लस t, इसको हमने क्या करा, यहाँ पर पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, जब 2 का गुणा s में था तो 2 की जगह, मतलब s की जगह पर कुछ भी आएगा उसमें भी उसका गुणा होगा। तो 2 का गुणा 3 में होगा, 6 आ गया। 2 का गुणा यहाँ पर होगा, 2t आ गया। 2t और 3t मिलकर क्या बन गया, 5t। ठीक है, और 6 ये प्लस में था, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा क्या, 30 बचेगा। तो 5t बराबर 30 आया, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यहाँ पर गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से भाग करोगे 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं बच्चा, जो s की वैल्यू थी वो कितनी थी, 3 प्लस t थी, तो t की वैल्यू रख देंगे 6, तो 6 में 3 का प्लस करोगे 9 आ जाएगा, जो कि आपकी s की वैल्यू। अभी समझ आया बच्चे, जल्दी से ट्राई करो बच्चा, ये वाला भी 2 मिनट और दे रही हूँ मैं। अच्छा आ गया बच्चा, तो आप आंसर कर सकते हो मैसेज में। ओके, ठीक है, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो, लास्ट 1 मिनट दे रहे हैं हम, फिर आपको आंसर करो। ओके, चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों को ही सॉल्व करते हैं एक एक करके। 1 सेकेंड, सबसे पहले हम इसको सही कर लेते हैं, फिर हम आपका क्या लगाएंगे, जो हमारी विधि होती है वो लगाएंगे। अगर नीचे 3 और 5 आ रहा, 3 और 2 आ रहा है तो ऑफकोर्स इसका क्या होगा, इसका लासा 6 होता है। अभी हमने निकाला, 2 से भाग दोगे 1 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 आपका आ गया। अब 6 को 2 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा, 3, और 3 का हम गुणा करेंगे 3 से तो 9x आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर 3 को विभाजित करोगे 6 से, 2 आएगा, और 2 का गुणा करेंगे 5 में तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, माइनस। तो ये किस में है, भाग में, दूसरे साइड जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो कितना आ गया, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब दूसरे साइड सॉल्व करते हैं, यहाँ भी वही है,
आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो 2 और 3 आ रहा है तो 6 का 6 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 आपका आ जाएगा किसमें, अलासा में। तो ऊपर कितना आ जाएगा 2x, दो देखो 3 से भाग दोगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा होगा, 2 से भाग दोगे 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा। यहाँ पर देखो 2x यहाँ पर है, यहाँ पर कितना हो गया 3y, ये भाग में था, इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में, और 6 भाग में है, 6 एकम 6, गुणा और भाग वाला जो है वो कट जाएगा और आएगा क्या यहाँ पर 13। इस तरह से हमें सबसे पहले क्या कर लेना था, सबसे पहले हमें इसको इस तरह कर लेना था कि जो a और b है गुणांक आए वो किस तरह आ जाए, वो आपके नॉर्मली इस तरह आ जाए कि उसमें कुछ भी डिवाइड में ना बचे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 सेकेंड, कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है उससे हम क्या करेंगे, एक x की वैल्यू निकालूंगी, मैं इससे निकालूंगी क्योंकि मुझे ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2x की वैल्यू निकालोगे, ये किस में है, प्लस में, दूसरे साइड जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये किस में है, यहाँ पर गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। इतना समझ आया बच्चा? जिन्हें आंसर नहीं आया या कैसे करना था ये नहीं पता है, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं, किस तरह हमने वैल्यू निकाली ये समझ आ गया। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इस तरफ से जो हमने वैल्यू निकाली है उसको हम दूसरे तरफ पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 सेकेंड, 9x यहाँ था, प्लस का 10y यहाँ पर था, माइनस का 12 यहाँ पर था। x की जगह पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम रखेंगे x की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है। ठीक है, माइनस तो 9x 10y आएगा। अच्छा सॉरी, कहाँ 10y आएगा, अच्छा ओके, मैं लास्ट वाला पद निकाला हूँ। हाँ, प्लस का 10y भी आएगा यहाँ पर, और माइनस का 12 तो है ही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 9 से करेंगे गुणा। ठीक है, क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 117 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, 9 का गुणा आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा 27y, डिवाइड में 2 था तो रहेगा। ओके, अब हमारा डिवाइड में 2 सिर्फ एक के, दोनों के होता तो वो भाग में हो जाता, दूसरे साइड जाता वो किस में हो जाता, गुणा में, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ एक में ही है। अगर एक में होता है बच्चा तब भी हम क्या करेंगे, लासा लेके इसको हम दोनों के डिवाइड में कर लेंगे, तो 2 का लासा तो 2 ही आएगा। ठीक, और यहाँ 2 का भाग 2 में दोगे 1 आएगा, तो 117 माइनस 27y यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा होगा तो 20y आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 12। ठीक है, अब एक सेकेंड, ये हो गया बच्चे। अभी आगे देखते हैं यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपका आ गया 117, और यहाँ पर माइनस का 27y और प्लस का 3, ये सॉल्व कर लोगे। अगर हम माइनस का 27 प्लस का 20 सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ ये बटे में था मतलब भाग में था, दूसरे साइड जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 117 माइनस 7y गुणा, यहाँ पर कितना आएगा 100 मतलब माइनस का 24 बचे। अब यहाँ ध्यान से देखना, हम माइनस हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको इस साइड भेज रहे हैं, तो प्लस का 7y हो जाएगा, इसको इस साइड भेज रहे हैं तो 117 प्लस का 24 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 1 सेकेंड 3 4 1 और 4। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, कुछ तो मैंने गड़बड़ करा है। से कह रही थी जहाँ पे आपने 9x प्लस 10y लिखा था ना। हाँ बच्चा, एक सेकंड, मैं वही देख रही हूँ, क्या कहाँ पर मैंने कुछ उल्टा लिखा है क्या कहीं? यस मैम, आपने प्लस लगा दिया मैम, वहाँ पे माइनस होगा। 9x प्लस 10y लिखा है जहाँ पर आपने सभी जगह। 9x प्लस 10y, क्यों यहाँ तो प्लस ही था बच्चा।
मैम क्योंकि इक्वेशन 3x/2 माइनस 5/3 है, प्लस नहीं अच्छा है ये ऊपर तो माइनस था। ओके ओके सॉरी सॉरी बच्चे, ये बीच में माइनस था, मैंने हर जगह प्लस लगा दिया है। ये माइनस था, ये माइनस था, ये भी माइनस था, और यहाँ पर सारे ही माइनस थे। ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था। तो कितना हो गया बचा? ये माइनस माइनस करोगे तो ये 47 हो जाएगा, प्लस नहीं होएगा, 4 और 7 होएगा, ये माइनस का 47 होगा। ये आपका कितना है? 47 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 47 होगा। अब देखो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 141 बटे पर 47, 47 से भाग दोगे, y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो जो हमने x के बराबर निकाला था उसमें हम क्या कर देंगे? y इज इक्वल टू 3 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 बटे में 2 तो था ही, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 माइनस 9 बटे में 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 बटे 2। आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, समझ आया बच्चा? सॉरी मैंने जल्दी में प्लस लगा दिया था, लेकिन वो माइनस था, तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो 47 आएंगे। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना इसके बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। पूछना है किसी को कुछ बचा? नो मैम।